सार्थक जी ने नमो ऐप पर जो संदेश मुझे लिखा है वह बहुत इंटरेस्टिंग है। उन्होंने लिखा है कि वो बरसों से न्यूज चैनल देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, सोशल मीडिया से भी कनेक्टेड हैं। इसलिए उन्हें लगता था कि उनकी जनरल नॉलेज काफी अच्छी होगी। लेकिन जब वे पीएम संग्रहालय गए तो उन्हें बहुत हैरानी हुई। उन्हें महसूस हुआ कि वे अपने देश और देश का नेतृत्व करने वालों के बारे में काफी कुछ जानते ही नहीं है। उन्होंने पीएम संग्रहालय की कुछ ऐसी चीजों के बारे में लिखा है जो उनकी जिज्ञासा को और बढ़ाने वाली थी। जैसे उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री जी का वो चरखा देखकर बहुत खुशी हुई जो उन्हें ससुराल से उपहार में मिला था। उन्होंने शास्त्री जी की पासबुक भी देखी और यह भी देखा कि उनके पास कितनी कम बचत थी। सार्थक जी ने लिखा है कि उन्हें ये भी नहीं पता था कि मोरारजी भाई देसाई स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने से पहले गुजरात में डिप्टी कलेक्टर थे। प्रशासनिक सेवा में उनका एक लंबा कैरियर रहा था। सार्थक जी चौधरी चरण सिंह जी के विषय में वो लिखते हैं कि उन्हें पता ही नहीं था कि जमींदारी उन्मूलन के क्षेत्र में चौधरी चरण सिंह जी का बहुत बड़ा योगदान था। इतना ही नहीं, वे आगे लिखते हैं, जब लैंड रिफॉर्म के विषय में वहां मैंने देखा कि श्रीमान पीवी नरसिम्हा राव जी लैंड रिफॉर्म के काम में बहुत गहरी रुचि लेते थे। सार्थक जी को भी इस म्यूजियम में आकर ही पता चला कि चंद्रशेखर जी ने 4000 किलोमीटर से अधिक पैदल चलकर ऐतिहासिक भारत यात्रा की थी। उन्होंने जब संग्रहालय में उन चीजों को देखा जो अटल जी उपयोग करते थे, उनके भाषणों को सुना, तो वो गर्व से भर उठे थे। सार्थक जी ने यह भी बताया कि इस संग्रहालय में महात्मा गांधी, सरदार पटेल, डॉक्टर अंबेडकर, जयप्रकाश नारायण और हमारे प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में भी बहुत ही रोचक जानकारियां हैं। साथियों, देश के प्रधानमंत्रियों के योगदान को याद करने के लिए आजादी के अमृत महोत्सव से अच्छा समय और क्या हो सकता है। देश के लिए यह गौरव की बात है कि आजादी का अमृत महोत्सव एक जन आंदोलन का रूप ले रहा है। इतिहास को लेकर लोगों की दिलचस्पी काफी बढ़ रही है और ऐसे में पीएम म्यूजियम युवाओं के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन रहा है जो देश की अनमोल विरासत से उन्हें जोड़ रहा है। वैसे साथियों, जब म्यूजियम के बारे में आपसे इतनी बातें हो रही हैं तो मेरा मन किया कि मैं भी आपसे कुछ सवाल करूं। देखते हैं आपकी जनरल नॉलेज क्या कहती है, आपको कितनी जानकारी है। मेरे नौजवान साथियों, आप तैयार हैं? कागज कलम हाथ में ले लिया? अभी मैं आपसे जो पूछने जा रहा हूं, आप उनके उत्तर नमो ऐप या सोशल मीडिया पर #म्यूजियम क्विज के साथ शेयर कर सकते हैं और जरूर करें। मेरा आपसे आग्रह है कि आप इन सभी सवालों का जवाब जरूर दें। इससे देश भर के लोगों में म्यूजियम को लेकर दिलचस्पी और बढ़ेगी। क्या आप जानते हैं कि देश के किस शहर में एक प्रसिद्ध रेल म्यूजियम है जहां पिछले 45 वर्षों से लोगों को भारतीय रेल की विरासत देखने का मौका मिल रहा है? मैं आपको एक और क्लू देता हूं। आप यहां फेरी क्वीन, सलून ऑफ प्रिंस ऑफ वेल्स से लेकर फायरलेस स्टीम लोकोमोटिव ये भी देख सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि मुंबई में वो कौन सा म्यूजियम है जहां हमें बहुत ही रोचक तरीके से करेंसी का इवोल्यूशन देखने को मिलता है? यहां ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के सिक्के मौजूद हैं तो दूसरी तरफ ई मनी भी मौजूद है। तीसरा सवाल, विरासत ए खालसा इस म्यूजियम से जुड़ा है। क्या आप जानते हैं ये म्यूजियम पंजाब के किस शहर में मौजूद है? पतंगबाजी में तो आप सबको बहुत आनंद आता ही होगा। अगला सवाल इसी से जुड़ा है। देश का एकमात्र काइट म्यूजियम कहां है? आइए मैं आपको क्लू देता हूं। यहां जो सबसे बड़ी पतंग रखी है
उसका आकार 22 गुणा 16 फीट है। कुछ ध्यान आया? नहीं तो यही एक और चीज बताता हूं। यह जिस शहर में है उसका बापू से विशेष नाता रहा है। बचपन में डाक टिकटों के संग्रह का शौक किसे नहीं होता, लेकिन क्या आपको पता है कि भारत में डाक टिकट से जुड़ा नेशनल म्यूजियम कहाँ है? मैं आपसे एक और सवाल करता हूं। गुलशन महल नाम की इमारत में कौन सा म्यूजियम है? आपके लिए क्लू ये है कि इस म्यूजियम में आप फिल्म के डायरेक्टर भी बन सकते हैं, कैमरा एडिटिंग की बारीकियों को भी देख सकते हैं। अच्छा, क्या आप ऐसे किसी म्यूजियम के बारे में जानते हैं जो भारत की टेक्सटाइल से जुड़ी विरासत को सेलिब्रेट करता है? इस म्यूजियम में मिनिएचर पेंटिंग्स, जैन मैन्युस्क्रिप्ट्स, स्कल्पचर्स, बहुत कुछ है। ये अपने यूनिक डिस्प्ले के लिए भी जाना जाता है। साथियों, टेक्नोलॉजी के इस दौर में आपके लिए इनके उत्तर खोजना बहुत आसान है। ये प्रश्न मैंने इसलिए पूछे ताकि हमारी नई पीढ़ी में जिज्ञासा बढ़े, वो इनके बारे में और पढ़ें, इन्हें देखने जाएं। अब तो म्यूजियम्स के महत्व की वजह से कई लोग खुद आके आकर म्यूजियम्स के लिए काफी दान भी कर रहे हैं। बहुत से लोग अपने पुराने कलेक्शन को, ऐतिहासिक चीजों को भी म्यूजियम्स को दान कर रहे हैं। आप जब ऐसा करते हैं तो एक तरह से आप एक सांस्कृतिक पूंजी को पूरे समाज के साथ साझा करते हैं। भारत में भी लोग अब इसके लिए आगे आ रहे हैं। मैं ऐसे सभी निजी प्रयासों की भी सराहना करता हूं। आज बदलते हुए समय में और कोविड प्रोटोकॉल्स की वजह से संग्रहालयों में नए तौर तरीके अपनाने पर जोर दिया जा रहा है। म्यूजियम्स में डिजिटाइजेशन पर भी फोकस बढ़ा है। आप सब जानते हैं कि 18 मई को पूरी दुनिया में इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जाएगा। इसे देखते हुए अपने युवा साथियों के लिए मेरे पास एक आइडिया है। क्यों ना आने वाली छुट्टियों में आप अपने दोस्तों की मंडली के साथ किसी स्थानीय म्यूजियम को देखने जाएं। आप अपना अनुभव #म्यूजियम मेमोरीज के साथ जरूर साझा करें। आपके ऐसा करने से दूसरों के मन में भी संग्रहालयों को लेकर जिज्ञासा जगेगी। मेरे प्यारे देशवासियों, आप अपने जीवन में बहुत से संकल्प लेते होंगे, उन्हें पूरा करने के लिए परिश्रम भी करते होंगे साथियों। लेकिन हाल ही में मुझे एक ऐसे संकल्प के बारे में पता चला जो वाकई बहुत अलग था, बहुत अनोखा था। इसलिए मैंने सोचा कि इसे मन की बात के श्रोताओं को जरूर शेयर करूं। साथियों, क्या आप सोच सकते हैं कि कोई अपने घर से ये संकल्प लेकर निकले कि वो आज दिन भर पूरा शहर घूमेगा और एक भी पैसे का लेन देन कैश में नहीं करेगा, नकद में नहीं करेगा। है ना ये दिलचस्प संकल्प? दिल्ली की 2 बेटियां सागरिका और प्रेक्षा ने ऐसे ही कैशलेस डे आउट का एक्सपेरिमेंट किया। सागरिका और प्रेक्षा दिल्ली में जहां भी गई उन्हें डिजिटल पेमेंट की सुविधा उपलब्ध हो गई। यूपीआई क्यूआर कोड की वजह से उन्हें कैश निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। यहां तक कि स्ट्रीट फूड और रेहड़ी पटरी की दुकानों पर भी ज्यादातर जगह उन्हें ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की सुविधा मिली। साथियों, कोई सोच सकता है कि दिल्ली है, मेट्रो सिटी है, वहां ये सब होना आसान है। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि यूपीआई का ये प्रसार केवल दिल्ली जैसे बड़े शहरों तक ही सीमित है। एक मैसेज मुझे गाजियाबाद से आनंदिता त्रिपाठी का भी मिला है। आनंदिता पिछले सप्ताह अपने पति के साथ नॉर्थ ईस्ट घूमने गई थी। उन्होंने असम से लेकर मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के तवांग तक की अपनी यात्रा का अनुभव मुझे बताया। आपको भी
ये जानकर सुखद हैरानी होगी कि कई दिन की इस यात्रा में दूर दराज इलाकों में भी उन्हें कैश निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। जिन जगहों पर कुछ साल पहले तक इंटरनेट की अच्छी सुविधा भी नहीं थी, वहां भी अब यूपीआई से पेमेंट की सुविधा मौजूद है। सागरिका, प्रेक्षा और आनंदिता के अनुभवों को देखते हुए मैं आपसे भी आग्रह करूंगा कि कैशलेस डे आउट का एक्सपेरिमेंट करके देखें। जरूर करें। साथियों, पिछले कुछ सालों में भीम यूपीआई तेजी से हमारी इकोनॉमी और आदतों का हिस्सा बन गया है। अब तो छोटे छोटे शहरों में और ज्यादातर गांवों में भी लोग यूपीआई से ही लेन देन कर रहे हैं। डिजिटल इकोनॉमी से देश में एक कल्चर भी पैदा हो रहा है। गली नुक्कड़ की छोटी छोटी दुकानों में डिजिटल पेमेंट होने से उन्हें ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों को सर्विस देना आसान हो गया है। उन्हें अब खुले पैसों की भी दिक्कत नहीं होती। आप भी यूपीआई की सुविधा को रोजमर्रा के जीवन में महसूस करते होंगे। कहीं भी गए, कैश ले जाने का, बैंक जाने का, एटीएम खोजने का झंझट ही खत्म। मोबाइल से ही सारे पेमेंट हो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपके इन छोटे छोटे ऑनलाइन पेमेंट से देश में कितनी बड़ी डिजिटल इकोनॉमी तैयार हुई है? इस समय हमारे देश में करीब 20,000 करोड़ रुपए के ट्रांजैक्शन हर दिन हो रहे हैं। पिछले मार्च के महीने में तो यूपीआई ट्रांजैक्शन करीब 10 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया। इससे देश में सुविधा भी बढ़ रही है और ईमानदारी का माहौल भी बन रहा है। अब तो देश में फिनटेक से जुड़े कई नए स्टार्टअप भी आगे बढ़ रहे हैं। मैं चाहूंगा कि अगर आपके पास भी डिजिटल पेमेंट और स्टार्टअप इकोसिस्टम की इस ताकत से जुड़े अनुभव है तो उन्हें साझा करिए। आपके अनुभव दूसरे कई और देशवासियों के लिए प्रेरणा बन सकते हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, टेक्नोलॉजी की ताकत कैसे सामान्य लोगों का जीवन बदल रही है, ये हमें हमारे आसपास लगातार नजर आ रहा है। टेक्नोलॉजी ने एक और बड़ा काम किया है। ये काम है दिव्यांग साथियों की असाधारण क्षमताओं का लाभ देश और दुनिया को दिलाना। हमारे दिव्यांग भाई बहन क्या कर सकते हैं, ये हमने टोक्यो पैरालंपिक्स में देखा है। खेलों की तरह ही आर्ट्स, एकेडमिक्स और दूसरे कई क्षेत्रों में दिव्यांग साथी कमाल कर रहे हैं। लेकिन जब इन साथियों को टेक्नोलॉजी की ताकत मिल जाती है तो ये और भी बड़े मुकाम हासिल करके दिखाते हैं। इसलिए देश आजकल लगातार संसाधनों और इंफ्रास्ट्रक्चर को दिव्यांगों के लिए सुलभ बनाने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। देश में ऐसे कई स्टार्टअप्स और संगठन भी हैं जो इस दिशा में प्रेरणादायी काम कर रहे हैं। ऐसी एक संस्था है वॉइस ऑफ स्पेशली एबल्ड पीपल। ये संस्था असिस्टिव टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नए अवसरों को प्रमोट कर रही है। जो दिव्यांग कलाकार हैं, उनके काम को दुनिया तक पहुंचाने के लिए भी एक इनोवेटिव शुरुआत की गई है। वॉइस ऑफ स्पेशली एबल्ड पीपल के इन कलाकारों की पेंटिंग्स, इसकी डिजिटल आर्ट गैलरी तैयार की है। दिव्यांग साथी किस तरह असाधारण प्रतिभाओं के धनी होते हैं और उनके पास कितनी असाधारण क्षमताएं होती हैं, ये आर्ट गैलरी इसका एक उदाहरण है। दिव्यांग साथियों के जीवन में कैसी चुनौतियां होती हैं, उनसे निकलकर वो कहां तक पहुंच सकते हैं, ऐसे कई विषयों को इन पेंटिंग्स में आप महसूस कर सकते हैं। आप भी अगर किसी दिव्यांग साथी को जानते हैं, उनकी टैलेंट को जानते हैं, तो डिजिटल टेक्नोलॉजी की मदद से उसे दुनिया के सामने ला सकते हैं। जो दिव्यांग साथी हैं, वो भी इस तरह के प्रयासों से जरूर जुड़े। मेरे प्यारे देशवासियों, देश के ज्यादातर हिस्सों में
गर्मी बहुत तेजी से बढ़ रही है। बढ़ती हुई ये गर्मी पानी बचाने की हमारी जिम्मेदारी को भी उतना ही बढ़ा देती है। हो सकता है कि आप अभी जहां हो वहां पानी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो, लेकिन आपको उन करोड़ों लोगों को भी हमेशा याद रखना है जो जल संकट वाले क्षेत्रों में रहते हैं, जिनके लिए पानी की एक एक बूंद अमृत के समान होती है। साथियों, इस समय आजादी के 75वें साल में आजादी के अमृत महोत्सव में देश जिन संकल्पों को लेकर आगे बढ़ रहा है, उनमें जल संरक्षण भी एक है। अमृत महोत्सव के दौरान देश के हर जिले में 75 अमृत सरोवर बनाए जाएंगे। आप कल्पना कर सकते हैं कि कितना बड़ा अभियान है। वो दिन दूर नहीं जब आपके अपने शहर में 75 अमृत सरोवर होंगे। मैं आप सभी से और खासकर युवाओं से चाहूंगा कि वो इस अभियान के बारे में जानें और इसकी जिम्मेदारी भी उठाएं। अगर आपके क्षेत्र में स्वतंत्रता संग्राम से जुड़ा कोई इतिहास है, किसी सेनानी की स्मृति है, तो उसे भी अमृत सरोवर से जोड़ सकते हैं। वैसे मुझे यह जानकर बहुत अच्छा लगा कि अमृत सरोवर का संकल्प लेने के बाद कई स्थलों पर इस पर तेजी से काम शुरू हो चुका है। मुझे यूपी के रामपुर की ग्राम पंचायत पटवाई के बारे में जानकारी मिली है। वहां पर ग्राम सभा की भूमि पर एक तालाब था, लेकिन वो गंदगी और कूड़े के ढेर से भरा हुआ था। पिछले कुछ हफ्तों में बहुत मेहनत करके स्थानीय लोगों की मदद से, स्थानीय स्कूली बच्चों की मदद से उस गंदे तालाब का कायाकल्प हो गया है। अब उस सरोवर के किनारे रिटेनिंग वॉल, चार दीवारी, फूड कोर्ट, फव्वारे और लाइटिंग भी न जाने क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। मैं रामपुर की पटवाई ग्राम पंचायत को, गांव के लोगों को, वहां के बच्चों को इस प्रयास के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, पानी की उपलब्धता और पानी की किल्लत ये किसी भी देश की प्रगति और गति को निर्धारित करते हैं। आपने भी गौर किया होगा कि मन की बात में मैं स्वच्छता जैसे विषयों के साथ ही बार बार जल संरक्षण की बात जरूर करता हूं। हमारे तो ग्रंथों में स्पष्ट रूप से कहा गया है, पानीयम परमम लोके जीवानाम जीवनम समृतम, अर्थात संसार में जल ही हर एक जीव के जीवन का आधार है और जल ही सबसे बड़ा संसाधन भी है। इसलिए तो हमारे पूर्वजों ने जल संरक्षण के लिए इतना जोर दिया। वेदों से लेकर पुराणों तक हर जगह पानी बचाने को, तालाब, सरोवर आदि बनवाने को मनुष्य का सामाजिक और आध्यात्मिक कर्तव्य बताया गया है। वाल्मीकि रामायण में जल स्रोतों को जोड़ने पर, जल संरक्षण पर विशेष जोर दिया गया है। इसी तरह इतिहास के स्टूडेंट जानते होंगे, सिंधु, सरस्वती और हड़प्पा सभ्यता के दौरान भी भारत में पानी को लेकर कितनी विकसित इंजीनियरिंग होती थी। प्राचीन काल में कई शहर में जल स्रोतों का आपस में इंटरकनेक्टेड सिस्टम होता था और ये वो समय था जब जनसंख्या उतनी नहीं थी, प्राकृतिक संसाधनों की किल्लत भी नहीं थी, एक प्रकार से विपुलता थी। फिर भी जल संरक्षण को लेकर तब जागरूकता बहुत ज्यादा थी, लेकिन आज स्थिति इसके उलट है। मेरा आप सभी से आग्रह है, आप अपने इलाके के ऐसे पुराने तालाबों, कुओं और सरोवरों के बारे में जानें। अमृत सरोवर अभियान की वजह से जल संरक्षण के साथ साथ आपके इलाके की पहचान भी बनेगी। इससे शहरों में, मोहल्लों में स्थानीय पर्यटन के स्थल भी विकसित होंगे। लोगों को घूमने फिरने की भी एक जगह मिलेगी। साथियों, जल से जुड़ा हर प्रयास हमारे कल से जुड़ा है। इसमें पूरे समाज की जिम्मेदारी होती है। इसके लिए सदियों से
अलग अलग समाज, अलग अलग प्रयास लगातार करते आए हैं। जैसे कि कच्छ के रण की एक जनजाति मालधारी जल संरक्षण के लिए वृदास नाम का तरीका इस्तेमाल करती है। इसके तहत छोटे कुएं बनाए जाते हैं और उसके बचाव के लिए आसपास पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। इसी तरह मध्य प्रदेश की भील जनजाति ने अपनी एक ऐतिहासिक परंपरा हलमा को जल संरक्षण के लिए इस्तेमाल किया। इस परंपरा के अंतर्गत इस जनजाति के लोग पानी से जुड़ी समस्याओं का उपाय ढूंढने के लिए एक जगह पर एकत्रित होते हैं। हलमा परंपरा से मिले सुझावों की वजह से इस क्षेत्र में पानी का संकट कम हुआ है और भूजल स्तर भी बढ़ रहा है। साथियों, ऐसे ही कर्तव्य का भाव अगर सबके मन में आ जाए तो जल संकट से जुड़ी बड़ी से बड़ी चुनौतियों का समाधान हो सकता है। आइए आजादी के अमृत महोत्सव में हम जल संरक्षण और जीवन संरक्षण का संकल्प लें। हम बूंद बूंद जल बचाएंगे और हर एक जीवन बचाएंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, आपने देखा होगा कि कुछ दिन पहले मैंने अपने युवा दोस्तों से स्टूडेंट से परीक्षा पर चर्चा की थी। इस चर्चा के दौरान कुछ स्टूडेंट से कहा कि उन्हें एग्जाम में गणित से डर लगता है। इसी तरह की बात कई विद्यार्थियों ने मुझे अपने संदेश में भी भेजी थी। उस समय ही मैंने ये तय किया था कि गणित मैथमेटिक्स पर मैं इस बार के मन की बात में जरूर चर्चा करूंगा। साथियों, गणित तो ऐसा विषय है जिसे लेकर हम भारतीयों को सबसे ज्यादा सहज होना चाहिए। आखिर गणित को लेकर पूरी दुनिया के लिए सबसे ज्यादा शोध और योगदान भारत के लोगों ने ही तो दिया है। शून्य यानी जीरो की खोज और उसके महत्व के बारे में आपने खूब सुना भी होगा। अक्सर आप ये भी सुनते होंगे कि अगर जीरो की खोज न होती तो शायद हम दुनिया की इतनी वैज्ञानिक प्रगति भी न देख पाते। कैलकुलस से लेकर कंप्यूटर्स तक ये सारे वैज्ञानिक आविष्कार जीरो पर ही तो आधारित हैं। भारत के गणितज्ञों और विद्वानों ने यहां तक लिखा है कि यत् किंचित वस्तु तत्सर्वम, यत् किंचित वस्तु तत्सर्वम गणितेन बिना नहीं, गणितेन बिना नहीं। अर्थात इस पूरे ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो सब कुछ गणित पर ही आधारित है। आप विज्ञान की पढ़ाई को याद करिए तो इसका मतलब आपको समझ आ जाएगा। विज्ञान का हर प्रिंसिपल एक मैथमेटिकल फॉर्मूला में ही तो व्यक्त किया जाता है। न्यूटन के लॉज हो, आइंस्टाइन का फेमस इक्वेशन, ब्रह्मांड से जुड़ा सारा विज्ञान एक गणित ही तो है। अब तो वैज्ञानिक भी थियरी ऑफ एवरीथिंग की चर्चा करते हैं, यानी एक ऐसा सिंगल फॉर्मूला जिससे ब्रह्मांड की हर चीज को अभिव्यक्त किया जा सके। गणित के सहारे वैज्ञानिक समझ के इतने विस्तार की कल्पना हमारे ऋषियों ने हमेशा से की है। हमने अगर शून्य का आविष्कार किया तो साथ ही अनंत यानी इन्फिनिट को भी एक्सप्रेस किया है। सामान्य बोलचाल में जब हम संख्याओं और नंबर्स की बात करते हैं तो मिलियन, बिलियन और ट्रिलियन तक बोलते और सोचते हैं, लेकिन वेदों में और भारतीय गणित में ये गणना बहुत आगे तक जाती है। हमारे यहाँ एक बहुत पुराना श्लोक प्रचलित है, एकम दशम शतम चैव सहस्त्रम अयुतम तथा लक्षम च न्यूतम चैव कोटि ही अर्बुदम एव च वृंदम खर्वो निखर्व च शंख पद्म च सागर अंत्यम मध्यम परार्ध च दश वृद्धा यथाक्रमम। इस श्लोक में संख्याओं का ऑर्डर बताया गया है, जैसे कि 1, 10, 100, 1000 और अयूत, लाख, नियूत और कोटि यानी करोड़। इसी तरह यह संख्या जाती है शंख, पद्म और सागर तक। एक सागर का अर्थ होता है
कि 10 की पावर 57, यही नहीं, इसके आगे भी ओघ और महोघ जैसी संख्याएं होती हैं। एक महोघ होता है 10 की पावर 62 के बराबर, यानी एक के आगे 62 शून्य, 62 जीरो। हम इतनी बड़ी संख्या की कल्पना भी दिमाग में करते हैं तो मुश्किल होती है, लेकिन भारतीय गणित में इनका प्रयोग हजारों सालों से होता आ रहा है। अभी कुछ दिन पहले मुझसे इंटेल कंपनी के सीईओ मिले थे। उन्होंने मुझे एक पेंटिंग दी थी। उसमें भी वामन अवतार के जरिए गणना या माप की ऐसी ही एक भारतीय पद्धति का चित्रण किया गया था। इंटेल का नाम आया तो कंप्यूटर आपके दिमाग में अपने आप आ गया होगा। कंप्यूटर की भाषा में आपने बाइनरी सिस्टम के बारे में भी सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि हमारे देश में आचार्य पिंगला जैसे ऋषि हुए थे जिन्होंने बाइनरी की कल्पना की थी। इसी तरह आर्यभट्ट से लेकर के रामानुजन जैसे गणितज्ञों तक गणित के कितने ही सिद्धांतों पर हमारे यहाँ काम हुआ है। साथियों, हम भारतीयों के लिए गणित कभी मुश्किल विषय नहीं रहा। इसका एक बड़ा कारण हमारी वैदिक गणित भी है। आधुनिक काल में वैदिक गणित का श्रेय जाता है श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज को। उन्होंने कैलकुलेशन के प्राचीन तरीकों को रिवाइव किया और उसे वैदिक गणित नाम दिया। वैदिक गणित की सबसे खास बात यह थी कि इसके जरिए आप कठिन से कठिन गणनाएं पलक झपकते ही मन में ही कर सकते हैं। आजकल तो सोशल मीडिया पर वैदिक गणित सीखने और सिखाने वाले ऐसे कई युवाओं के वीडियोस भी आपने देखे होंगे। साथियों, आज मन की बात में वैदिक गणित सिखाने वाले एक ऐसे ही साथी हमारे साथ भी जुड़ रहे हैं। ये साथी हैं कोलकाता के गौरव टेकरीवाल जी, और वो पिछले 2-2.5 दशक से वैदिक मैथमेटिक इस मूवमेंट को बड़े समर्पित भाव से आगे बढ़ा रहे हैं। आइए उनसे ही कुछ बातें करते हैं। गौरव जी, नमस्ते। नमस्ते सर। मैंने सुना है कि आप वैदिक मैथ्स के लिए काफी रुचि रखते हैं, बहुत कुछ करते हैं। तो पहले तो मैं आपके विषय में कुछ जानना चाहूंगा और बाद में इस विषय में आपकी रुचि कैसे है, जरा मुझे बताइए। सर, मैं 20 साल पहले जब बिजनेस स्कूल के लिए अप्लाई कर रहा था तो उसकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होती थी जिसका नाम है कैट। उसमें बहुत सारे गणित के सवाल आते थे जिसको कम समय में करना पड़ता था। तो मेरी माँ ने मुझे एक बुक लाकर दिया जिसका नाम था वैदिक गणित। स्वामी श्री भारती कृष्ण तीर्थ जी महाराज ने वो बुक लिखी थी और उसमें उन्होंने 16 सूत्र दिए थे जिसमें गणित बहुत ही सरल और बहुत ही तेज हो जाता था। जब मैंने वो पढ़ा तो मुझे बहुत प्रेरणा मिली और फिर मेरी रुचि जागृत हुई मैथमेटिक्स में। मुझे समझ में आया कि ये सब्जेक्ट जो भारत की देन है, जो हमारी धरोहर है, उसको विश्व के कोने कोने में पहुंचाया जा सकता है। तब से मैंने इसको एक मिशन बनाया कि वैदिक गणित को विश्व के कोने कोने में पहुंचाया जाए, क्योंकि गणित की डर सर हर जन को सताती है और वैदिक गणित से सरल और क्या हो सकता है। गौरव जी, कितने सालों से आप इसमें काम कर रहे हैं? मुझे आज हो गए करीबन 20 साल सर, मैं उसमें ही लगा हुआ हूँ। और अवेयरनेस के लिए क्या करते हैं, क्या क्या प्रयोग करते हैं, कैसे जाते हैं लोगों के पास? हम लोग स्कूल्स में जाते हैं, हम लोग ऑनलाइन शिक्षा देते हैं। हमारी संस्था का नाम है वैदिक मैथ्स फोरम इंडिया। उस संस्था के तहत हम लोग इंटरनेट के माध्यम से 24 घंटे वैदिक मैथ्स पढ़ाते हैं सर। गौरव जी, आप तो जानते हैं मैं लगातार बच्चों के साथ बातचीत करना पसंद भी करता हूं और मैं अवसर ढूंढता रहता हूं, और एग्जाम वॉरियर से तो मैं बिल्कुल एक प्रकार से मैंने उसको इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया है। और मेरा भी अनुभव है कि ज्यादातर जब बच्चों से बात करता हूं तो गणित का नाम सुनते ही वो भाग जाते हैं। और तो मेरी कोशिश यही है कि ये बिना कारण जो एक हाव पैदा हुआ है उसको निकाला जाए, ये डर निकाला जाए। और छोटी छोटी टेक्निक जो परंपरा से है, क्योंकि भारत गणित के विषय में कोई नया नहीं है, शायद दुनिया में पुरातन परंपराओं में भारत के पास गणित की परंपरा रही है। तो एग्जाम वॉरियर को डर निकालना है तो आप क्या कहेंगे उनको? सर, ये तो सबसे ज्यादा उपयोगी है बच्चों के लिए,
क्योंकि एग्जाम का जो डर होता है, जो हवा हो गया है हर घर में, एग्जाम के लिए बच्चे ट्यूशन लेते हैं, पेरेंट्स परेशान रहते हैं, टीचर्स भी बहुत परेशान होते हैं, तो वैदिक गणित से ये सब छू मंतर हो जाता है। इस साधारण गणित की अपेक्षा में वैदिक गणित 1500% तेज है और इससे बच्चों में बहुत कॉन्फिडेंस आता है और दिमाग भी तेजी से चलता है। जैसे हम लोग वैदिक गणित के साथ योग भी इंट्रोड्यूस किए हैं, जिससे कि बच्चे अगर चाहे तो आंख बंद कर भी कैलकुलेशन कर सकते हैं वैदिक गणित पद्धति के द्वारा। वैसे ध्यान की जो परंपराएं हैं उसमें भी इस प्रकार से गणित करना वो भी ध्यान का एक प्राइमरी कोर्स भी होता है। राइट सर। चलिए गौरव जी, बहुत अच्छा लगा मुझे, और आपने मिशन मोड में इस काम को उठाया है और विशेष करके आपकी माता जी ने एक अच्छे गुरु के रूप में आपको इस रास्ते पर ले गई और आज आप लाखों बच्चों को उस रास्ते पर ले जा रहे हैं। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुक्रिया सर, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ सर कि वैदिक गणित को आपने महत्व दिया और मुझे चुना सर, तो वी आर वेरी थैंकफुल। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते सर। साथियों, गौरव जी ने बड़े अच्छे तरीके से बताया कि वैदिक गणित कैसे गणित को मुश्किल से मजेदार बना सकता है। All right, that was Prime Minister Modi. This is the 88th edition of his radio program, Mann Ki Baat, touching upon a slew of topics there and addressing the nation.